सुप्रभात दोस्तों। आज आपके समक्ष जो आपका ये बोर्ड प्री परीक्षा का पेपर है कक्षा 12 के लिए। दोस्तों आपके लिए प्री बोर्ड के लिए तो यह उपयोगी है ही, साथ में आपके लिए बोर्ड परीक्षा के भी लिए यह महत्वपूर्ण उपयोगी पेपर है। इसको आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी चल रही है वहाँ तो आएगा ही, साथ में जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए भी यह आपके लिए हेल्पफुल का काम करेगा। तो आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे साहित्य के वर्ग के बालक बालिका है, यहाँ पर पूछा है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प को चुन के आपको लिखना है। मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन होंगे। कितने? 10 क्वेश्चन होंगे और उन 10 क्वेश्चनों में से आपको 10 के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, लहरों के राजवंश लहरों के राजवंश कृति का संबंध किस विधा से है? तो लहरों के राजवंश क्या क्या है? ये नाटक विधा है। क्या है दोस्तों? नाटक विधा। ध्यान दीजिएगा, नाटक विधा। ठीक है। लहरों के राजवंश कौन सी विधा है? नाटक विधा है। इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नाटक विधा है, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हमारे हैं अमरकांत जी हैं। कौन है दोस्तों? अमरकांत जी हैं। इसको ध्यान रखना। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे राइट हो गए। पहला था लहरों के राजवंश। लहरों का राजवंश क्या है? ये नाटक विधा है। ठीक है। दूसरा हमारा है डिप्टी कलेक्टर के लेखक। डिप्टी कलेक्टर के हमारे हैं अमरकांत जी हैं। ठीक है। तीसरा हमारा है खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो लल्लू लाल प्रेम सागर है। लल्लू लाल का प्रेम सागर है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है लल्लू लाल प्रेम सागर। अगर यहाँ दिया है छंद चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन दिया है दोस्तों? चंद छंद वर्णन की महिमा। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर नहीं दिया है, नहीं तो लल्लू लाल का माना गया है। उनकी जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है लल्लू लाल का प्रेम सागर। यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हमारे रेड्डी साहब हैं। कौन है दोस्तों? रेड्डी साहब है। नोट करना, ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? आप जान ही रहे हो, द्विवेदी युग में हुआ था। कब हुआ था? 1900 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, द्विवेदी युग में ये आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको देना है। तो ऊपर वाला गद्य साहित्य है, काव्य साहित्य है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? दोस्तों जानिए, विनय पत्रिका तुलसीदास की है। तुलसीदास हमारे भक्तकालीन कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर भक्त है, ये भक्त काल राइट हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव है यहाँ पर। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर निगेटिव पूछा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, निगेटिव है। तो इत्तलम, इत्तलम किसका है? अज्ञेय का है, जो हमारे अज्ञेय है, अज्ञेय। बाकी सिद्धराज, अनग और प्रदक्षिणा, ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? सुमिंद्र नंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा गया है। ध्यान देना, बहुत ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आएगा ही, साथ में आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। जब फरवरी में आपकी परीक्षाएं होनी है, फरवरी में होनी है, वहाँ के लिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ध्यान दीजिएगा। रामधारी से दिनकर को उनकी किस कृति पर उर्वशी पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पर। ध्यान देना, ज्ञानपीठ पर। ज्ञानपीठ पर जो क्या मिला था? उर्वशी पुरस्कार मिला था। अगला है तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक से हमारे रामविलास शर्मा संबंधित है और ये भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, ये रामविलास शर्मा भी हैं और भवानी प्रसाद मिश्र। एक पहले तार सप्तक के हैं, एक दूसरे तार सप्तक के हैं। ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं, रामविलास शर्मा भी हैं। इसमें दो ऑप्शन राइट है। अगला हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा जो 10 नंबर होते हैं ना, 10 नंबर का जारी होगा। इसमें से आपको छोड़ना है, दिमाग से करना है। मैं तरीका बताता हूँ कैसे करोगे। प्रस्तुत गद्दार हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ्यग्रंथ इसके लेखक हमारे बहादुर सर अग्रवाल जी। संदर्भ आप लिख दोगे, गद्दार को पढ़ लीजिएगा। भूमि का निर्माण देव ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आते हैं। गद्दांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? गद्दांश, यहाँ पूछा है गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। लेखक का नाम में क्या लिखोगे? लेखक के नाम में क्या लिखोगे भाई? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 2 नंबर आता है, यहाँ हो गया, डन। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है दोस्तों, इसको आप पढ़ोगे। यहाँ देखो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ
कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जो राष्ट्रीयता जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होगी। निर्मूल का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको व्याख्या ना आई तो इन्हीं शब्दों को, कुछ एक दो शब्दों को बदल करके इधर से उधर करके सेम टू सेम लाइन को उतार देना, आपका 2 नंबर पूरा हो जाएगा। अगर आप व्याख्या करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो थोड़ा सा शब्दों को सरल करके बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से। यानी कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ कहने का मतलब है कि अगर हम पृथ्वी के साथ हमारा जुड़ाव नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो वह चीजें निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी कि मतलब हम राष्ट्र के प्रति जितना ही सक्रिय होंगे, राष्ट्र के प्रति जितना हम अ, रखेंगे, लगाव रखेंगे, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होंगी और उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्य फालतू जानकारी प्राप्त कर लेना, उसकी सुंदरता को उत्तम महत्व के पहचानना तो आवश्यक है। इस प्रकार से दोस्तों शब्दों को अपना थोड़ा सा बदल करके इधर से उधर करके आपको व्याख्या लिख देनी है। बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, डरना भी नहीं है, बिल्कुल डरना भी नहीं है कि हम क्वेश्चन को छोड़ दें। भूमि का निर्माण किसने किया है? ये आपके शुरू में ही है, यहाँ पर देख लीजिए पहले। भूमि का निर्माण देव ने किया, बस आपका 2 नंबर हो गया। भूमि का निर्माण किसने किया? भूमि का निर्माण देव ने किया है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यहाँ पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। कहने का मतलब है राष्ट्रीय भूमि के प्रति, यहाँ देखो, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बस इसी को उतार देना, बाकी कुछ भी दिमाग मत लगाना, ठीक है दोस्तों। अगला हो गया, पार्थिव और आद्योपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव का मतलब होता है पार्थिव शरीर, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी के शरीर को, उसी के बॉडी को कहते हैं पार्थिव, मतलब पार्थिव शरीर। आद्योपांत माने होता है बिल्कुल करंट, आज की जानकारी। और इस प्रकार से ये हमारा दूसरा, अगर वाला नहीं आता है आपको तो उसको भी कर सकते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, ये भी पहले ही पाठ से है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल, ठीक है। प्रश्न देता हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के बाद राष्ट्र का स्वरूप नाम पाठ होते थे, उसके लेकिन हमारे वासुदेव अग्रवाल जी ने कहा कि इसकी व्याख्या लिख लोगे। राष्ट्र निवासी जन किसके सम्मान को आगे बढ़ने के अजर अमर हैं? यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो, राष्ट्र निवासी जन नई उसकी लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। दोस्तों, आपके गद्दार से नहीं आपका आंसर छुपा है, बिल्कुल डरना नहीं है। तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ अपने गद्दांश को 2 बार पढ़ना और प्यारे उत्तर देना छोड़ना मत, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद को स्थापित किया है? तो तादाद का मतलब होता है मेल मिलाप करना, ठीक है। तो इसके साथ पृथ्वी के साथ, इस भारत माता भूमि, भारत भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जीवित कब तक अमर है? यहाँ पूछा है अजर अमर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 10 नंबर का है दोस्तों। कितने का है? 10 नंबर का। 10 नंबर का गद्दार, 10 नंबर का पद्यांश। यहाँ इसको लिखा है मैथिली गुप्त ने। यहाँ भी आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मैथिली गुप्त के कैकेयी का अनुपाम नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर हो गया। रेखांकित उसकी व्याख्या कर दोगे। यहाँ देखो, माता न कुमाता, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, तो भले ही कुछ हो जाए लेकिन माता कभी भी कुमाता हो नहीं सकती है। अब कहें सभी यहाँ हाय विरुद्ध विधाता, सभी हमारे विरुद्ध अगर यह भी बात कहें तो भी हमें तकलीफ नहीं होगी। बस आपका हो गया। तो कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? खुद ने कराया। देखें, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे हैं? नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे हैं? अरे कहते आते यहाँ नरदेही की, नरदेही ये कहते आ रहे हैं कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। नरदेही शब्द का अर्थ नर माने होता है मनुष्य, देही माने होता है शरीर, शरीर रूपी मनुष्य। बस दोस्तों, और ये वाला जो पदांश है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद, श्रद्धामन से समर्पण और सेवा का साथ, सेम इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। अगला आपका आ गया, जीवन परिचय देना है, ठीक है। इनमें से आपको 3 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए बस। और इस प्रकार से 1.5 पेज में 80 शब्दों में सिर्फ आपको लिखना है, ज्यादा मत लिखना दोस्तों, ठीक है। एक गद्य का होगा, एक पद्य का होगा, ये आपकी कहानी भी आपको 1.5 पेज में लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है। और ये आपका होगा खंड काव्य, जैसे हमारा प्रताप है तो हमारे यहाँ सत्य की जीत चलता है। बाकी अपने अपने जिले के हिसाब से इसको दोस्तों लिखिएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, संस्कृत प्रस्तुत अवतरण संस्कृत को भी आपको संदर्भ लिख देना है और उसके बाद इसकी व्याख्या को कर देंगे। 7 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। संस्कृत साहित्य साध कवि वाल्मीकि कवि कुलगुणा कालिदास अन्य भव भूत्यादि महाकाव्य सत्य
संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल कालिदास और अन्य बहुत से भाषा और भारत भवभूत्यादि महाकाव्य और बहुत से कवि सभी की इस ग्रंथ को स्वीकार किया। अध्यात्म पाठ का नाम हर हृदय में विराज मतलब यहाँ हृदय में विराजमान करने योग्य है। यह भाषा आसमान, यह भाषा सभी भाषाओं में मात्र सभी भाषाओं के सम्मान करने योग्य है और वंदनीय है। इस प्रकार से आप इसको भी भाषा समीक्षा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य और देवों की भाषा हमारी क्या है, संस्कृत की है। इस प्रकार से आप इसकी भी व्याख्या कर लोगे। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? लिया गया है यदायाम पोषण वर्ष देशी आश्रितादास तनी भगिनी। ठीक है, इसको वहां लिया गया है, मालवीय से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से वो गद्य का होगा, पद्य का भी आपको इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पर आपको इन दो प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको रक्षण अलंकार लिख देना है, बस दो लाइन में व्याख्या, 2 लाइन में वो उदाहरण। ठीक है, ये आपका निबंध है। निबंध को 3 से 4 पेज में आपको निबंध को लिखना है, 9 नंबर का निबंध है। ठीक है, ग्रामेप का संधि विच्छेद, ग्रामेप। ठीक है, यहाँ पर आप संधि विच्छेद कर दोगे, ग्रामेप में संधि विच्छेद। ठीक है, रामाकृत होगा, त्रिलोकी होगा। त्रिलोकी में कौन सा समास है भाई? त्रिलोकी, 3 लोक वाला, अर्थात बहुब्रीहि समास हो गया। दामोदर में कौन सा समास है? दामोदर में कौन सा समास है? इस तरह से इसको आपको लिखना है। राजन रूप, सभी विभक्ति एक वचन, नामास रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, यहाँ पर इस रूप को लिख देना है और इस प्रकार से यहाँ ये आपको लिख देना है विभक्ति और उससे संबंधित नियम। रामा पुष्पम पठति, प्रथमा विभक्ति, श्री गणेशाय नमः, यहाँ से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, क्या गिरता है? वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, बंदर वृक्ष पर, वृक्षस्य उपरि वानरा उपविशन्ति। इस प्रकार से आपको दोस्तों इसको पूरा कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।